हेलो दोस्तों, मैं सुरभि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ईएमआरएस के लिए एक सीरीज़ कर रहे हैं, जो आपके जितने भी पेडागोजी के पार्ट हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेजेस डेवलपमेंट के डिस्कशन किया था। वहाँ पे एक डाउट आया था कमेंट में। उसमें ये लिखा हुआ था कि किसी बुक में जो एज का लिमिट दिया हुआ था वो डिफरेंट था। तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के डिफरेंट बुक में डिफरेंट एज लिमिट्स होते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो भी साइंटिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट है जो चाइल्ड साइकोलॉजी पे वर्कआउट करते हैं, उन लोग उस स्टेजेस में डिफरेंट एज लिमिट दिए हुए हैं। तो जो भी बुक्स हैं वो ये डिपेंड करता है कि किस साइकोलॉजी जो भी साइकोलॉजिस्ट है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे एज लिमिट एक आप स्टैंडर्ड एज लिमिट ले लीजिए, क्योंकि 0 to 2 वो तो 0 to 2 रहने वाला है। मे बी 6 या फिर 7, दोनों में से कोई भी एक 11 या 12 ऐसा करके दे सकता है। तो 1 ईयर का ही डिफरेंस होगा। बस आपको ये है कि स्टैंडर्ड एज लिमिट लेना है। एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं है कि 6 to 11 दे दिया है, 7 to 12 दे दिया, ऐसा नहीं आता है ऑप्शन में। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर 6 to 12 लिखा हुआ है तो 6 to 12 को क्लिक करेंगे, 7 to 11 लिखा है तो वो टिक करेंगे। ऐसा आपको लेके चलना है। एक स्टैंडर्ड एज आपको याद रखना है उसमें। ओके, फिर आजकल हम लोग न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जीन प्याजे का, जो उन्होंने थ्योरी दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जीन प्याजे एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट या साइकोलॉजी हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के फील्ड में। इन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने थ्योरीज दिए हैं जो अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। इनका सबसे ज़्यादा इनको याद करते हैं हम लोग, क्योंकि ये फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी हैं। इनको हम लोग फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन में भी आता है टीचिंग एग्जाम्स में कि हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो कौन है? जीन प्याजे। इन्होंने जो भी चाइल्ड था उनको एज अ लिटिल साइंटिस्ट कंसिडर किया था, मतलब नन्हे वैज्ञानिक। उनके हिसाब से जो भी चाइल्ड होते थे वो क्या होते थे? एक नन्हे वैज्ञानिक के जैसे होते थे। उनका जो भी बर्थ हुआ था वो हुआ था 1896 में एंड डेथ हुआ था 1980 में। इन्होंने अपने जो भी इनका जो टाइम पीरियड था उसके अंदर में बहुत सारे रिसर्च किए बच्चों के ऊपर, और बहुत सारे थ्योरीज दिए हुए हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। आपको ये भी क्वेश्चन में आता है कि जीन पियाजे क्या थे, तो वो क्या थे? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इनको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जानते हैं, याद करते हैं, क्योंकि इनके जो भी थ्योरीज़ हैं वो अभी भी एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होता है। इनफैक्ट जो भी करिकुलम्स बनते हैं या फिर जो भी उनके लिए सिलेबस बनता है बच्चों के लिए, उस टाइम पे जीन प्याजे के जो भी स्टेजेस हैं उसको ध्यान में रख के ही करिकुलम बनाते हैं। जैसे ही हम लोग आगे स्लाइड से डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम लोग क्यों करिकुलम जीन प्याजे के स्टेजेस के हिसाब से बनाते हैं। जीन प्याजे के आप लिटिल, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों को वो लिटिल साइंटिस्ट के जैसा सोचते थे कि वो लोग जो भी नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो किसी से वो नॉलेज लेते नहीं हैं, वो खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद चीज़ें खुद से सीखते हैं। उन्होंने जो भी सोशल एस्पेक्ट था, मतलब कि लोगों से मिलना, लोगों से मिल के सीखना, इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर किया है। उनके हिसाब से बच्चा सिर्फ खुद से सीखता है। और जिन प्याजे के हिसाब से लैंग्वेज का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लैंग्वेज का जो भी रोल है वो सेकेंडरी है। फर्स्ट जो उनका होगा वो खुद का मैच्योरिटी ही इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज का यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं बताया है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे, आपके जो अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे हिंदी में आपको न्यू नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, तो आप जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग इसकी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है आपका? स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक पैटर्न है या फिर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है जिसको आप स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर बच्चा है वो धीरे धीरे क्या करता है, एक एक वर्ड अपने मेमोरी में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो वर्ड्स स्टोर कर रहा है वो क्या है? स्कीमाज हैं। तो ये एक पैटर्न या ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है जो बच्चा अपने दिमाग में स्टोर करता जा रहा है धीरे धीरे। एसिमिलेशन क्या है? अब क्या हुआ, बच्चे ने एक दो जो भी वर्ड्स थे वो स्टोर कर लिया। अब धीरे धीरे उसको और न्यू चीज़ें ऐड करते जाना है। जैसे कि उसको पहले जब छोटा है उसको नहीं पता है कि कौन से एनिमल्स क्या हैं, मतलब नेम्स उसको नहीं पता है, पता है हाँ एनिमल्स हैं।
धीरे धीरे वो डिफरेंस करता है कि हाँ ये कैट है, ये डॉग है। तो वो क्या करेगा, वो ऐड करता जाएगा कि एनिमल्स में भी वैरायटीज़ होते हैं, तो कैट डॉग ये सब चीज़ें भी उसमें ऐड करता जाएगा। वो क्या है आपका एसिमिलेशन है। इसके क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई भी चीज़ों को ऐड कर रहा है तो वो क्या होता है, तो वो एसिमिलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है, चेंजेस करना। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने चीज़ें बहुत सारे वर्ड ऐड कर लिए, अब उसमें क्या है आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस भी करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक बच्चा जब मे बी 1-2 साल का था, उसने एक एनिमल को देखा, उसकी मम्मी ने बताया कि ये कैट है। अब वो कैट माइंड में ऐड कर चुका है, बट नेक्स्ट टाइम जब वो डॉग को देखता है तो वो बोलता है कि ये भी कैट है। तब उसकी मम्मी बताएगी कि नहीं, ये दोनों के 4 पैर हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि सेम एनिमल है, वो डिफरेंट है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, अपने माइंड में चेंज करेगा, जो कैट का इमेज बना हुआ था उसको चेंज करके डॉग वाला भी इमेज डालेगा कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो जो भी चेंजेस हम लोग स्कीमाज में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, संतुलन। जो भी चीज़ें आपके पहले जो भी मेमोरी में थे और जो भी आपके बाद में आ रहे हैं, जो भी आप ऐड कर रहे हो, वो दोनों में जो बैलेंस आप कर रहे हो उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ता है, जो भी पहले के सीखी हुई चीज़ें हैं और जो वो कंटिन्यूअसली सीख रहा है और जो ऐड कर रहा है, वो दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक और टर्म याद रखना, डिस इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन है या फिर बैलेंस है, तो डिस इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, अनबैलेंस होगा, कि वहाँ पे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है। नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होगा आप लोगों का, जैसे एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। अगर पानी है, अगर आप उसको फ्रीज में रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। फिर उसको वापस बाहर निकालोगे तो वो क्या होगा, फिर से पानी बन जाएगा। बट जब बच्चा छोटा होता है तो उनमें क्या होता है, ये चीज़ डेवलप नहीं होता है कि उनको समझ में आए कि ऐसा रिवर्स होना भी पॉसिबल है। रिवर्सिबिलिटी मतलब समझ में आ गया कि चीज़ें बदलती भी है, जैसा पहला था वैसा वापस भी हो सकता है। तो ये हम लोग जो टर्म है आगे जब यूज़ करेंगे वहाँ पे बताऊंगी कि इसका क्या मतलब हो सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, कि अगर कोई भी बच्चा है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस में उसके लिए क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो ऐसा नहीं है कि वो जिंदा है, कोई भी चीज़ हो सकती, कोई भी वस्तु हो सकती। जैसे एक बॉल है, तो बॉल उसके सामने हो या ना हो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं बॉल है, मतलब उसके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट करता है, ना भी हो तब भी एग्जिस्ट करता है, परमानेंटली हो जाता है। एक बार वो बॉल देख लिया मतलब उसके दिमाग में है कि बॉल जैसी चीज़ है, अगर वो आप हटा भी लोगे तब भी उसके माइंड में रहेगा कि बॉल सामने है। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट आपका है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक को हम लोग अहम केंद्रित भी बोलते हैं। ईगोसेंट्रिक कब होगा, जैसे हम लोग लास्ट जो हम लोग के वीडियो थे उसमें भी डिस्कशन किए थे कि ईगोसेंट्रिक जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच का होता है, 6 साल के बीच का होता है, तब क्या होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने खिलौने के बारे में सोचता है, वो सिर्फ अपने में ही बिजी रहता है, खुद ही अपने खिलौने से बातें करेगा, खुद ही वहाँ पे खेलता रहेगा, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, अपने खिलौने में और खुद में वो खुश रहता है। तो ये क्या है आपका, ईगोसेंट्रिक होता है। नेक्स्ट टर्म है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है, जैसे एग्जाम्पल के साथ में पहले समझ लेते हैं। एक बच्चा है, हम लोग भी जब छोटे थे तब भी ऐसा होता था, अगर हम गिर गए और उस टाइम पे फिर मम्मी पापा बोलते थे कि इसने गिरा दिया, उसको 1-2 झापड़ मार दिए ज़मीन को, तो फिर बच्चा खुश हो जाता था। मतलब क्या, उसको लगा कि अगर मुझे पेन हो रहा है, उसको मारेंगे तो उसको भी पेन होगा। मतलब क्या, उसको लग रहा है कि जो वहाँ पे निर्जीव वस्तु है उसमें भी जान है और उसको भी पेन होता है, उसमें भी हमारे जैसे फीलिंग्स हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, खुश हो जाता है। तो एनिमिज्म क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है जो जिंदा नहीं है उसके अंदर भी उनको बच्चों को ऐसा फील होता है कि उसमें भी हमारे जैसे फीलिंग्स हैं, उसमें भी जान है। इसीलिए बचपन में हम लोग को जब बहलाने के लिए ऐसा किया जाता था कि हम ज़मीन को मार दिए, फिर खुश हो जाते थे कि हाँ ठीक है, हमको अगर चोट लगा है तो उसको भी चोट लगा है। ये इसीलिए होता था क्योंकि उस टाइम पे हमारे अंदर क्या होता था, एनिमिज्म की क्वालिटी होती थी, कि हम लोग को समझ नहीं था कि ये तो जिंदा नहीं है, इसको तो पेन नहीं होने वाला, ऐसा हम लोगों के में उस टाइम पे नहीं होता था। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा, इसको भी एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं।
आप लोग एक दो बर्तन लेते हैं, ठीक है। एक की दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, मतलब दोनों में 1 लीटर ही आप पानी ले लेते हैं, 1 लीटर पानी आप दोनों में डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक जो बॉटल है वो बहुत लंबा है और एक जो बॉटल है वो छोटा है, पर उसका जो मोटाई ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उसमें दोनों में सेम आपके वॉल्यूम का वाटर आता है, 1 लीटर ही आएगा उसमें। तो उन दोनों केस में आपको इतना तो पता है ना कि दोनों का तो वॉल्यूम सेम है, दोनों में सेम क्वांटिटी आने वाला है पानी का। तो ये आपका कंजर्वेशन होता है। मतलब शेप चेंज कर देने से उसका जो मेन वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, इसको हम लोग कंजर्वेशन बोलते हैं, जो कि छोटे बच्चों में ये चीज़ नहीं होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्याजे के थ्योरी के हिसाब से कौन से एज में कौन सा क्वालिटी डेवलप होता है। ये सब जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो भी इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि ये पूरे के पूरे टर्म्स आपको अभी पियाजे के जो भी स्टेप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टेजेस पढ़ने वाले हैं, उस स्टेजेस में आपको यूज़ होने वाला है। ये देखिए कंजर्वेशन, अभी जो मैं सेम एग्जांपल दी थी, ए एंड बी सी, यहाँ पे 3 बर्तन हैं, ए और बी में दोनों में ले लेते हैं कि 1-1 लीटर ही पानी रखा हुआ है। अब हम लोग बी को सी में अगर डाल रहे हैं तो सी में भी 1 लीटर पानी है, पर अगर बच्चों से आप पूछते हो कि किस में पानी ज़्यादा है, तो सेकंड वाले जो इमेज है उसमें वो क्या बोलेगा कि सी में ज़्यादा है, क्योंकि उसको उसमें ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा बचपन में भी होता था, हम लोग जब भाई बहन 2 लोग हैं, अगर मम्मी ने एक छोटा ग्लास दिया, एक थोड़ा सा बड़ा दे दिया, तो हम लोग देखते थे कि नहीं ये बड़ा है मतलब इसमें ज़्यादा है। हमको ये नहीं पता था कि वॉल्यूम दोनों का सेम हो सकता है, हम लोग को सिर्फ वो दिखता है कि कौन सा बड़ा दिख रहा है कौन सा छोटा दिख रहा है। तो सेम चीज़ ये आपका कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन ये किसके थ्योरी के बेसिस पे है? प्याजे के। पियाजे की थ्योरी के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। और ये तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, वहाँ पे आपको आ जाएगा कि 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था। वहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के एग्जाम्पल्स रहेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है? पियाजे का। ओके, तो यहाँ पे कितने स्टेजेस हैं? 4। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज आपका, जैसे आपने इन्फेंसी पढ़ा हुआ था डेवलपमेंट स्टेजेस में, उसको ही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सेंसरी मोटर स्टेज बोल रहे हैं। यहाँ पे भी जो एज होगा वो क्या होगा? बर्थ से 2 इयर्स का होता है। यहाँ पे आपके जो जो इन्फेंसी में मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो पूरी चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। बस कुछ और चीज़ें हैं जो पियाजे ने हमें थ्योरी के हिसाब से दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट क्या है आप लोगों का कि सेंसेस आर टीचर्स। जो भी आपके 5 सेंसेस होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती है, वही आपके क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, छोटा बच्चा है उसको नहीं पता होता कि कौन उसके मम्मी है कौन उसके पापा है। हम लोग देखे भी हैं कि कभी मम्मी का जो टच होता है वो उनको समझ में आता है। तो वो क्या है? आपके स्किन वाला जो उनका सेंस है वो काम आ रहा है। उनको याद तो नहीं रहेगा कि कौन उनकी मम्मी है कौन पापा है, उन लोग में इतना मेमोरी स्टोर करने का कैपेसिटी नहीं होता है। तो उस टाइम पे उन लोग अपने सेंस के थ्रू ही कोई चीज़ों को समझ पाते हैं। तो उनके टीचर्स कौन होते हैं उस टाइम पे? सेंसेस ही टीचर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंसरी मोटर लिखा हुआ है। मोटर का मतलब क्या होता है? हम लोग कल डिस्कस किए थे, 2 टाइप के मोटर होते थे, फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मतलब छोटी छोटी हम लोग के जो मसल्स हैं वो काम करते थे, ग्रॉस मतलब जो लार्ज मसल्स हैं, बड़े मसल्स हैं, वो काम करते थे। तो छोटे बच्चों में तो फाइन मोटर तो होगा नहीं, उन लोग फिंगर्स में छोटे 0 to 2 इयर्स में कहाँ आर्ट वर्क करेंगे, उन लोग तो स्पून कैसे उठाएंगे। तो उन लोगों के में कोई भी फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ कौन सा होगा? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगा। वहाँ पे क्या क्या उनका होगा? ग्रॉस में मसल्स, जो बड़े बड़े मसल्स है वो ग्रोथ करना, वो डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका इमिटेटिव बिहेवियर। इमिटेटिव मतलब इमिटेट करना, नकलची बंदर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसा हमारे मम्मी पापा करते हैं वैसे ही उन लोग रिपीट करते हैं। आप आसपास के अगर किसी बच्चों को देखे होंगे जो 2 साल से छोटा है या 2 साल का है, तो जैसा उनके घर में आसपास के जो उनके में भी सिबलिंग्स हैं, उनके भाई बहन हैं, उनके मम्मी पापा हैं, जैसा कर रहे हैं वैसा ही उन लोग देख देख के इमिटेट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो ये किस में होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। अब नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। अभी डिस्कस किए थे ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने में है, अगर हमारे सामने से वो हटा भी दे तो छोटे बच्चों को लगता है कि वो अभी भी वहाँ पे है, ठीक है।
अब इसमें से थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेंसरी मोटर स्टेज में एज क्या होता है, तो आंसर क्या होगा 0 to 2 years। और यहाँ पे बाकी के जो तीन है, सेंसेस आर टीचर्स, इमिटेटिव बिहेवियर और ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको कैसे दे सकता है कि आपको ये दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में डेवलप होता है, तो आप वहाँ पे क्या है, ऑप्शन जितने भी आपके स्टेज है सब ऑप्शन में रहेगा, तो आपको चूज़ क्या करना है, सेंसरी मोटर स्टेज चूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आप लोग एज देख लीजिए क्या है, 2 to 6 years है। इसमें चेंजेस नहीं होंगे, जो पियाजे ने अपने थ्योरी में दिया हुआ है 2 to 6, तो वहाँ पे 2 to 6 ही आपका आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे जो भी 2 से 6 साल के, जैसा उस टाइम पे क्या था आप लोगों का अर्ली चाइल्डहुड का एज था, वैसा ही यहाँ पे क्या होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज का एज होगा 2 से 6 साल। अब यहाँ पे आप देखिए जो जो टर्म्स हम लोग पहले डिस्कशन किए हैं, सेम टर्म्स आपको फिर से देखने को मिल रहा है। एनिमिज्म क्या है, एनिमिज्म का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ें हैं वो मे बी आपका जो जिंदा नहीं है, उसको भी बच्चा क्या समझता है यहाँ पे कि वो जिंदा है। आपको जो मैं एग्जांपल दी थी कि कोई बच्चा गिर जाता है तो हम लोग ज़मीन को मारते हैं, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि वो एज क्या होता है, 2 से 6 साल का जब बच्चा होता है तभी वो चीज़ें वो समझता है। हाँ, ये है कि अब बच्चे थोड़े एडवांस हो गए हैं, उनको ये सब चीज़ें अब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सब समझ में आता है। बट हम लोग के टाइम पे ऐसा होता था कि हम लोग को एनिमिज्म था उस टाइम पे हम लोग के अंदर में, कि हम लोग को वो लगता था कि वो जिंदा है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक मतलब खुद में ही बात करता है, अपने खिलौने में बिजी रहता है। ईगोसेंट्रिक होने की वजह से ही प्री ऑपरेशनल स्टेज को टॉय एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तो बच्चा सिर्फ खिलौने से खेलता है, उनको आसपास के लोगों से या फिर उनको अपने फ्रेंड्स बनाने में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है। और कल हम लोग डिस्कस भी किए थे, इसको प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या करता है, प्री स्कूल नर्सरीज में जाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपका क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि जो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्रूशियल होता है। इस टाइम पे जो भी बच्चा जो सीखता है वही लैंग्वेज वो आगे भी यूज़ करेगा। अगर वो एक पर्टिकुलर अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो अच्छे इन्वायरमेंट में जैसा लैंग्वेज सीखा है उसी को ही यूज़ करेगा। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो वो वैसा ही लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें पहले देखिए कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है। कॉन्क्रीट का मतलब आपके ठोस चीज़ें जो सामने आपको दिख रही हो और आप टच कर पा रहे हो, आप जिसको छू सकते हो उसको हम लोग कॉन्क्रीट बोलते हैं। तो इसका एज क्या है, 7 से 11 साल का एज होता है। यहाँ पे 7 से 11 साल के एज के बच्चों को हम लोग कौन से स्टेज में रखेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रखेंगे। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए जो भी आपके जो टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए सोचना स्टार्ट कर देगा। मतलब लॉजिक जो डेवलपमेंट है वो इस स्टेज में होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए, जो ठोस ऑब्जेक्ट हैं, जो मूर्त ऑब्जेक्ट हैं, सिर्फ उनके लिए स्टार्ट होता है। मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि कंजर्वेशन हम लोग बताई थी कि ये सामने में उसको बड़ा दिख रहा था, ये छोटा दिख रहा था, उसको लगा बड़े वाले में ज़्यादा पानी आ सकता है। अब क्या करेगा, वो चीज़ समझने लग जाएगा, उसके सामने में वो चीज़ दिख रहा है तो उसको समझ में आएगा, वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर इसमें सेम वाटर भरा हुआ है मैं उसको किसी भी शेप के दूसरे बर्तन में डालूँ तब भी वो क्वांटिटी जो होगा वाटर का वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ये जो लॉजिक है बच्चे में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या डेवलप होता है, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का जो अभी आइस वाला एग्जांपल दिए थे कि पानी को फ्रिज में रखे वो बर्फ़ बन गया, अब बर्फ़ से वापस से वो पानी बन सकता है। तो ये भी लॉजिक वो अब समझना स्टार्ट कर देता है। ट्रांजिटिविटी डेवलप, ट्रांजिटिविटी मतलब वो रिलेशंस बनाना स्टार्ट कर देता है बहुत सारी चीज़ों के बीच में, कि इस ऑब्जेक्ट को इससे रिलेशन कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आप लोगों को नॉर्मल जो कोई भी एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इस एज के बच्चों में थोड़ा सा मैच दी कॉलम वाला क्वेश्चन आता है, आप बुक में अगर देखोगे तो वो क्यों होता है, क्योंकि लोग रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप बैट का एक फ़ोटो लगा दिए हो, सेकंड कॉलम में बॉल है, तो वो रिलेशन बना सकता है कि बैट के साथ में बॉल आएगा, तो ये चीज़ उनमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन। अभी डिस्कशन किए हैं कंजर्वेशन का एग्जाम्पल, कि बर्तन वाला जो अभी डिस्कशन किए थे, आई थिंक इसको वापस से मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आपकी 2-3 चीज़ें हैं, आप
बहुत सारे जैसे पेड़ पौधे हैं, तो छोटे वाले जो हैं पौधे हैं, बड़े बड़े होते हैं वो पेड़ होते हैं, इस टाइप की क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। चीज़ों में डिफरेंस करना स्टार्ट कर देता है वो, लेकिन उसी चीज़ों पे डिफरेंस करेगा जो उसके सामने में दिख रहा है, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है सिर्फ उन पे ही क्लासिफिकेशन कर सकता है। आपका नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है, 12 ईयर्स से बड़े वालों को होता है, जो 12 साल से 12 साल और उससे बड़े जो भी होते हैं, मतलब ये आप लोगों का कौन सा है, एडोलेसेंस वाला एज होता है। जब बच्चा टीन एज में आ जाता है तब वो क्या होगा आप लोगों का, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इस टाइम पे उनका लॉजिक डेवलप हो जाता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के लिए, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हम लोग उसके लिए भी लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसका एग्जांपल। जैसे आप लोग की कोई भी चीज़ देख रहे हो, जैसे इस एज में हम लोग कुछ कुछ क्रिएटिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नई चीज़ें देखना स्टार्ट कर देते हैं, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए भी लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए हमारे बुक्स में भी कुछ कुछ ऐसे पजल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हमको इमेजिन करना है, फिर हमको सॉल्व करना है। तो वो इमेजिनेशन के हमको सामने में कोई कॉन्क्रीट है नहीं, वो हम लोग सिर्फ दिमाग में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में लॉजिक डेवलप हो जाता है, लेकिन किसके लिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग्स के लिए स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो गया, इस टाइम से स्टार्ट होना स्टार्ट चालू हो जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक मतलब इमेजिनेशन, आप चीज़ें इमेजिन करोगे, आप चीज़ें सोचने लगते हो, आप प्रेडिक्ट करने लगते हो, ये क्या है आप लोगों का हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग भी आपका स्टार्ट हो जाता है, आप कुछ चीज़ों नई नई चीज़ें बनाने का सोचने लगते हो। आप आगे जैसे आपके सामने में कुछ छोटी सी चीज़ है तो आप उसको सोचोगे कि उससे और भी कुछ दूसरी चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएटिविटी भी क्या होता है, आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखिए जितने भी हम लोगों ने स्टेजेस देखे हैं, सेंसरी मोटर हो गया, आपके प्री ऑपरेशनल हो गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये तीनों स्टेज में आप लोगों को जो भी पॉइंट्स हम लोग पढ़े हैं, वापस से मैं एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे मैंने सेंसरी मोटर का बता दिया था, इसमें भी आप लोगों को सेम वैसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दिया हुआ है प्री ऑपरेशनल स्टेज का एज क्या है, तो आप 2 से 6 साल करोगे। आपको क्वेश्चन में एनिमिज्म दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है कि कौन से स्टेज में होता है, तो आपको वहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज पे टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, इसमें क्लासिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है, वो आप एक अपना नोट बना लेंगे कि क्लासिफिकेशन भी किसके अंदर आता है, प्री ऑपरेशनल सॉरी क्लासिफिकेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो एक एक पॉइंट आपके क्वेश्चन में आता है, और उसमें आपको ऑप्शन में चूज़ करना होता है। तो ये दोनों को लिंक करके आपको पढ़ना है, और ये याद रखना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन कौन से क्वालिटीज़ होते हैं। नेक्स्ट सेम आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशन के लिए भी क्वेश्चन बनता है, एक तो एज वाला बन सकता है, एंड सेकंड जो बाकी के पॉइंट्स है इसमें क्लासिफिकेशन ऐड करिएगा, वो कॉन्क्रीट में होता है, सी फॉर क्लासिफिकेशन, सी फॉर कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सेम क्वेश्चन वैसा यहाँ पे पूछ सकता है, आपको कोई भी एक रिवर्सिबिलिटी दे दिया और पूछेगा कि कौन से स्टेज में रिवर्सिबिलिटी डेवलप होता है, तो आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज टिक करना है। तो आप लोगों को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ में ये जो भी पॉइंट्स हैं वो याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आपका 1 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। और आपके लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल है, यहाँ भी सेम एज भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है क्रिएटिव थिंकिंग कब डेवलप होता है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कब स्टार्ट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जिन प्याजे के टॉपिक में बनते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आज डिस्कशन कर लिए जिन प्याजे के बारे में। अब इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो वाइगोत्स्की का डिस्कशन करने वाले हैं। वो भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। जो आज के आपके टॉपिक्स थे, देखने में लगता है कि बहुत सिंपल है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, ऐसा हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या है। लेकिन आप लोगों को जब क्वेश्चंस देखोगे, वो भी ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी स्लाइड्स हैं सिर्फ आप इतने अच्छे से समझ लोगे तो आपको एग्ज़ाम में इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जिन प्याजे का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको एक ही पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन भी मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और हो सके तो एक बार ये जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ख़त्म होने के बाद पूरे के पूरे चैप्टर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूरे एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।
और अगर आज के टॉपिक में भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन बिल्कुल लिख दीजिएगा, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको ये सीरीज़ देखना है क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलरली मिले।